येस सर. हॅलो, आवाज येतोय का? हा, ठीक आहे. सर मी क्विक रिव्हिजन करतो तोपर्यंत बाकीचे येते. हे बघा, मागच्या वेळेस आपण काय डिस्कस केलेलं आहे याच्यामध्ये, की त्याच्या पॅरामेट्रिक फॉर्म कसा म्हणजे पॅरामेट्रिक फॉर्म कसा असतो आणि हा कुठला फॉर्म कसा असतो. तर याच्यामध्ये मी शॉर्ट मध्ये सांगतो बघा तुम्हाला. सो इन दिस फॅक्टर, इफ one line is given and one point is given on that line, and parallel vector is there, b vector. 1 meter, ठीक है. सो अगर कोई एक पैरेलल वेक्टर रहेगा, जो बी वेक्टर रहेगा, पैरेलल वेक्टर, हमारी लाइन को एक पैरेलल वेक्टर आपको दिया जाएगा और एक पॉइंट आपको दिया जाएगा लाइन पे का, तो आपको इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना होगा. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो ये पॉइंट पता होने की वजह से आपको इसका वेक्टर पता होगा, ए वेक्टर पता होगा, ये बी वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर है लाइन को. तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, मतलब ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर होता है. ये उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है. अगर बी वेक्टर को मैं थोड़ा अलग भाषा में लिखूं, तो बी वेक्टर क्या होता है? ये जो बी ये जो बी वेक्टर है, देखो, हेलो, आप 5 मिनट रुको, लेक्चर स्टार्ट होगा 5 मिनट. हेलो. येस. इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. ए बी सी को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो. फिर कार्टेशियन इक्वेशन को मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. हम उसको, उसके कोऑर्डिनेट्स को भी याद रखो. मतलब जो पी पॉइंट होता है ना, वो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होते हैं, ये याद रखना. एक्स माइनस लैम्बडा ए, वाई वन प्लस लैम्बडा बी, जेड वन प्लस लैम्बडा सी. ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो कि वो जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं. ठीक है, याद रखना है ये चीज. फिर ये दूसरी चीज है, अगर दो पॉइंट्स आपको देके रखे, ए और बी, दो पॉइंट्स दिए, आपको पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ठीक है, ये वाला. अगर हमें दो पॉइंट दिए हैं, पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो ये ए बी वेक्टर जो रहेगा ना, वो बी वेक्टर का काम करेगा. ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो वहां पे उसकी जगह पे वो लिखा है. ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, अभी शॉर्ट में ले रहा हूँ. इसका जो कार्टेशियन फॉर्म रहेगा वो भी आसान है. एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. ये कार्टेशियन है. क्वेश्चन देखते हैं अभी इसको, आगे के बाकी सब. ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलो. देखो, verify that point having the position vector this line are on lies on the line. So ये पूछ रहा है आपको कि ये वेक्टर इस लाइन पे है क्या, और लाइन का इक्वेशन आपको देके रखा है. ये लाइन का इक्वेशन है, देखो, ये किस फॉर्मेट का इक्वेशन है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर. दिख रहा है क्या? तो इसमें ए वेक्टर कौन सा वेक्टर रहेगा? देखो, ए वेक्टर जो रहेगा वो ये वेक्टर है. ठीक है, रहा सवाल, ये बी वेक्टर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये बी वेक्टर है. ओके, और ये पूछ रहा है, ये जो हमने एक अलग अलग वेक्टर दिया, मतलब ये कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, ये पॉइंट उस पे लाई करता है क्या, ऐसे पूछ रहा है. ये कोई तो भी एक वेक्टर है, एक पॉइंट है, वो उस पे लाई करता है क्या? देखो, तो कैसे देखेंगे इसको लाई करता है क्या? तो आप क्या करो, ये पॉइंट को आर वेक्टर की जगह पे रख दो. आर वेक्टर मतलब क्या? वो पी पॉइंट होता था, वो लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है वो जल्दी समझ जाता है. अगर वो इक्वेट कर दे उस कंडीशन को, तो उस पे लाई कर देगा. मतलब देखो, कंडीशन अगर आपको ठीक से समझी होगी तो सब कुछ समझेगा. ये वो पी पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई करेगा नहीं करेगा वो हमें समझेगा. कोई भी अनदर पॉइंट रहेगा, जैसे कि ए पॉइंट उस पे है, हमें पता है, ये बी उसको पैरेलल है, ये भी पता है, लेकिन ये तीसरा कोई तो भी पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट डेफिनेटली लाइन पे रहेगा. इसका जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है आर वेक्टर. तो आपको चेक करना है कि कोई तो भी एक पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं, तो आप उसकी जगह पे आर वेक्टर की जगह पे उसके कोऑर्डिनेट डाल दो. तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाए
तो वो उस लाइन पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, ये कोई अनदर पॉइंट है वो उस लाइन पे है क्या चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा आर वेक्टर की जगह पे उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर की जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप, अगर वो इक्वेट कर जाए तो वो उस लाइन होगा वो। तो ये हमने देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आर वेक्टर की जगह पे, बाकी का वेक्टर एज इट इज है। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा अंदर डालो और फिर लैम्डा अंदर डालने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा आई मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 7 लैम्डा जे मिलेगा और यहाँ पे 3 लैम्डा के मिलेगा। ठीक है, ये जो टर्म आएगी, ये टर्म ने आपको आई से आई को मतलब एडिशन दे तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे 2 लैम्डा और ये 6, तो 2 लैम्डा और ये 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये 6 प्लस 2 लैम्डा आएगा और बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 2 लैम्डा, ये इक्वेट किया इसने 4 के साथ, करके दिखोगे या समझ रहा है? समझ रहे? बहुत आसान है, देखो आई को पूरी टर्म्स को आई में कन्वर्ट कर लो, पहले इक्वेशन बताता फिर आगे टेंशन नहीं रहेगा। मैं ये लैम्डा को शिफ्ट कर दिया इसमें, तो क्या मिल जाता है मुझे, देखो मुझे ये टर्म ऐसे मिलती, यहाँ पे 6 आई तो रहेगा, ठीक है, ये एक्चुअल में 2 लैम्डा आई प्लस 7 लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के मिलेगा। आप अगर ये आई के साथ आई को, जे के साथ जे को और के साथ के को सब्ट्रैक्ट और एडिशन करोगे तो आपको एक फाइनल वेक्टर मिलेगा। देखो वो वेक्टर क्या मिलता है, ये 6 और ये 2 लैम्डा, इसमें से आई कॉमन निकल जाएगा तो 6 प्लस 2 लैम्डा बाहर मिलेगा आई, ठीक है, प्लस तीसरी टर्म देखो ये -4 जे और ये +7 जे प्लस 7 लैम्डा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको -4 प्लस 7 लैम्डा कॉमन निकल जाएगा जे, ठीक है, और फिर ये के कॉमन निकल जाएगा इसमें से, ये 3 लैम्डा का है ये के और यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा के कॉमन निकल जाएगा। वेक्टर है ये, इस यहाँ का 4i माइनस 11j प्लस 2k को इक्वेट हो जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसका i का कोएफिशिएंट हमारे i के कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो इसका j का कोएफिशिएंट मतलब -11, वो हमारे j के कोएफिशिएंट इतना होना चाहिए बिकॉज बोथ साइड आर इक्वल। और थर्ड जो केस रहेगी, इसका j k का कोएफिशिएंट 2 है, जो कि 5 प्लस 3 लैम्डा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों के रिलेशन आपको दिखेंगे, देखो ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है और ये थर्ड रिलेशन है। यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम ईच ऑफ दीज इक्वेशंस लैम्डा की वैल्यू हर वक्त आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मतलब आप अगर इसमें से लैम्डा को चूज करोगे, लैम्डा की वैल्यू को निकालोगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकालो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकालो और यहाँ की वैल्यू को निकालो, हर वक्त आपको लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट सेम मिलेगी। तो इसका मतलब है कि वो लैम्डा जो है वो हर वक्त सेम स्केलर मल्टीपल है, तो वो हमारी वो जो पॉइंट है वो हमारी लाइन पे होगा। समझा क्या? लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, तो ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6, तो 2 लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? इसमें भी -1 ही मिलेगा, इसमें भी -1 ही मिलेगा और यहाँ पे -1 था ही। तो लैम्डा हर वक्त सेम मिलने की वजह से हम क्या कंफ्यूजन लिखेंगे, अगर हमने वो पॉइंट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें लैम्डा की वैल्यू सेम मिलने की वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। ठीक है, ठीक है ये सर। देखो सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन, सेकंड वैरायटी में ऐसे आता है आपको कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दिया है उसका और पैरेलल वेक्टर दिया है। तो बहुत सीधी सी बात है, देखो वेक्टर इक्वेशन निकालने को बोला है, क्या होता है वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल के रखा है कि ये एक पॉइंट से पास होने वाला पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब ए वेक्टर आपको देके रखा है, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। और ये जो पैरेलल वेक्टर है वो बी वेक्टर है, ये वाला पैरेलल वेक्टर। तो आपके पास ए भी है बी भी है, तो आर वेक्टर निकल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये पूरा जो था ये ए वेक्टर था, ये पैरेलल वेक्टर जो था वो बी वेक्टर था, आपको क्या करना है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। हमारा बेसिक इक्वेशन ये होता है,
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। आप ये आर वेक्टर लिखो, ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर लिखो, बी वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर लिखो, यहाँ पे लैम्बडा रहने दो, खत्म। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो। एक तो पॉइंट पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर का इक्वेशन दिया है, मतलब क्या, वो ए दिया है। एक पॉइंट वाला वेक्टर मतलब क्या, ये ए वेक्टर है, ठीक है। आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो सीधी सी बात है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होता है, ठीक है। आपके पास ए वेक्टर ऑलरेडी है, या आपके पास ए वेक्टर ऑलरेडी है, आपको आर तो निकालना ही है। बस सवाल किसका उठता है यहाँ पे, सवाल उठता है सिर्फ बी वेक्टर का। ये बी वेक्टर जो होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है हमारी लाइन को, लेकिन यहाँ पे इसने एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन से आपको पैरेलल वेक्टर निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर्स है, इनको परपेंडिकुलर लाइन हमारे इन दो वेक्टर्स की जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो हमारे लाइन को पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये कैसे है, देखो थोड़ा इसको समझो। पहले ये हमारी लाइन थी, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन। हमें क्या चाहिए, हमारा जो ये बी वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर के आगे का, या आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हमारी लाइन को पैरेलल वेक्टर होता है, ऐसे होता है, तो हमें वो चाहिए। अब इसने क्या देके रखा है आपको, इसने बोल के रखा है कि जो आपकी जो लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर, ठीक है। मतलब कोई तो भी ऐसे दो वेक्टर रहेंगे, जैसे ये वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है, ऐसा, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों हमारी लाइन को कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझे क्या? इमेजिनरी इमेजिनेशन बनाओ, ऐसे डायग्राम ऐसे ही नहीं होगा, बस इमेजिनेशन बनाओ कि आ जाएगा आपको। हमारी लाइन को दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, जो कि ये वेक्टर है आप, ठीक है। हम इसको कोई और नाम देते हैं, जैसे इसको यम वेक्टर बोलते हैं और इसको यन वेक्टर बोलते हैं। यम यन वेक्टर दोनों हमारे लाइन को परपेंडिकुलर थे। अब आपको एक चीज पता है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ये मैंने देख लिया वेक्टर में। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दो वेक्टर्स को ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, तो यम वेक्टर और यन वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनको परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। समझे क्या? ये है एम वेक्टर क्रॉस यन वेक्टर। समझे क्या? Yes, sir. समझे क्या? हाँ। और अभी ये चीज अभी अभी हमको क्लियर हो गई। देखो, हमें जो बी वेक्टर चाहिए था, वैसे ही वेक्टर हमें कौन मिल रहा है, यम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर मिल रहा है, तो हम बी वेक्टर की जगह पे यम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि वो उसको पैरेलल हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन था, वो जो इक्वेशन था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का, वो बी वेक्टर की जगह पे आप क्या करो, इस वेक्टर को अगर हमने समझो यम वेक्टर बोला है, इस वेक्टर को यन वेक्टर बोला है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये बी वेक्टर की जगह पे लिख लो, इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आई जे के लिखो, फिर इस वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 1 1, इस वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 2 -1, वो हमने देखो 1 1 1 1 2 -1 सॉल्व किया। इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं पता है अभी सबको, आई जे के लेके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रो कॉलम छोड़ के ऐसा करने का, फिर आपको एक वेक्टर मिलेगा। देखो वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है इनका, मतलब वो हमारा बी वेक्टर के जैसा वर्क करेगा। आप उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये ए वेक्टर था जो आपको दिया था, ये बी वेक्टर जो मैंने निकाला अभी, यम वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। क्लियर है यादव? Yes, sir. आगे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिया, पैरेलल दिया है, तो पैरेलल दिया तो क्या करेंगे, हमें जो चाहिए वो डायरेक्ट ही देके रखा है ना आपको, तो कोई मतलब दिक्कत का कोई चांस ही नहीं। देखो कंडीशन ऐसी है, ये तो ए वेक्टर रहेगा आपका, उस पॉइंट से पास हो रहा है वो, आपको चाहिए ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आर वेक्टर निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए। तो इसमें तो ए वेक्टर आपके पास है, सवाल सिर्फ बी वेक्टर का है,
जो कि पैरेलल होना चाहिए हमारी लाइन को जो है वेक्टर है बी वेक्टर वो पैरेलल होना चाहिए। अब इसने कंडीशन दी कि पैरेलल टू दी लाइन, मतलब लाइन को पैरेलल है कौन से दो वेक्टर, पैरेलल टू दी लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब है इसका कि हमारी जो भी लाइन रहेगी, हमारी लाइन है उसको पैरेलल जाने वाली दो लाइन है, दो पॉइंट्स है, उनमें से जाने वाली लाइन पैरेलल होती है। दो पॉइंट कौन से है वो, एक पॉइंट है जिसका वेक्टर इक्वेशन ये है, मतलब ये ए पॉइंट है समझो, इसका इक्वेशन ये आता है, और ये समझो यम पॉइंट बोल लो इसको, दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ यम पॉइंट है जिसका इक्वेशन ये आता है, और एक यन पॉइंट है उसका इक्वेशन ये है। तो ये दोनों वेक्टर पोजिशन वेक्टर्स है, उन दो पॉइंट में से जाने वाली जो लाइन है वो लाइन, मतलब ये वाली लाइन, ये नीली वाली, वो हमारी लाइन को पैरेलल है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको आपका पैरेलल वेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, यम वेक्टर और यन वेक्टर, इनका ये वेक्टर निकालोगे ना, यमन वेक्टर, यमन वेक्टर मतलब आपका बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, बी वेक्टर और ये यमन वेक्टर भी। तो हम क्या करेंगे, यमन वेक्टर निकालेंगे। यमन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आसान चीज है। कैसे निकालेंगे यमन वेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला था देखो कि ए बी वेक्टर निकालो आप, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, छोटा बी वेक्टर माइनस छोटा ए वेक्टर। वैसे हमको यमन वेक्टर निकालना है, तो यम यन वेक्टर अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, छोटा यन वेक्टर माइनस छोटा यम वेक्टर, सीधी सी बात है। तो आप बस क्या करो, ये जो था ये यन वेक्टर था, ये जो था यम वेक्टर था, आप यन वेक्टर में से यम वेक्टर को माइनस कर दो, आपको एम एन वेक्टर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये बीसी वेक्टर, अब इसने बीसी लिया, हमने यमन लिया, कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, बीसी वगैरह छोड़ के नाम लो, क्योंकि क्या होता है ये बी वेक्टर कंफ्यूज कर देता है आपको। ठीक है, तो देखो ये सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर को माइनस करेगा और उसको ये वेक्टर का आंसर मिला, तो ये हमारे हिसाब से यमन वेक्टर था, और जो हमारे कौन सा काम करेगा, बी वेक्टर का काम करेगा। तो आप इसको बी वेक्टर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में। क्लियर है यहाँ तक, हेलो, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ बहुत आसान होता है, और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, आई को आई में से सब्ट्रैक्ट करो, जे को जे में से सब्ट्रैक्ट करो, के को के में से सब्ट्रैक्ट करो, और ये माइनस साइन ध्यान में रखना है, माइनस साइन जब अंदर जाएगा ना तो साइड चेंज करेगा। तो बस सब्ट्रैक्शन करना है तुमको, आई के साथ जे के साथ के साथ, फिर वो पैरेलल आएगा, वो बी की जगह पे लिख दो, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। बहुत आसान टाइप है ये, बस कंडीशन आपको समझनी चाहिए, इसलिए मैंने वो फॉर्मूले 3 बार रिपीट किए। अगर वो नहीं समझा तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का वेक्टर इक्वेशन पूछा है आपको। तो अभी हमने उसका फॉर्मूला देख लिया था पहले, क्या होता है उसका फॉर्मूला, वेक्टर इक्वेशन, दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला ये था, दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला ये, मतलब ये एक ये पॉइंट था ए, एक ये पॉइंट था बी, इन दोनों में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो ये नीचे, ठीक है, क्या होगा वो, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट, ये बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो पॉइंट्स थे तो उनके दो दो, दो के पोजीशन वेक्टर्स को आप लिख लो, ठीक है। तो देखो ये एक पॉइंट था, कभी का ये एक पॉइंट था, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा, फिर ये एक पॉइंट था, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहेगा, ठीक है। दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लिए, हमें क्या चाहिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए फॉर्मूला में, ठीक है। सो हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब क्या है, ये बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बी वेक्टर यहाँ पे लिखा, ए वेक्टर यहाँ पे लिखा, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो हमें आंसर मिलेगा ये, आई में से आई माइनस करो, जे में से जे माइनस करो, के में से के माइनस करो। अब आपका जो फॉर्मूला था बहुत आसान था, दो पॉइंट के लिए वेक्टर का इक्वेशन होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास है, ये पूरा वेक्टर है देखो, ये इसकी जगह पे डाल दो, ए वेक्टर की वैल्यू थी वो इसकी जगह पे डाल दो, लैम्बडा को रहने दो वैसे के वैसे, खत्म, समझे। यस आगे चलते हैं।
Find the Cartesian equation of the line passing through the 1 and 1, 2, 3 having the direction ratios. Direction ratios आपको देके रखे। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है ना इसने, अब इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर उसने पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पूछा और कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछा तो दोनों हमको आने चाहिए। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो पासिंग होती है एक पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से। ए पॉइंट आपको देके रखा है x1 y1 z1, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके 1 2 और 3, ठीक है। सो आपको जब कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होगा तो आपके लिए ये चीजें होती है। देखो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये x माइनस x1 अपॉन ए का मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो ये पहला डायरेक्शन रेशियो 2 रहेगा, और x1 की अगर बात करें तो x1 ये है वो पॉइंट, और x तो आपको रहने देना है वैसे का वैसा, क्योंकि वो इक्वेशन कार्टेशियन के फॉर्म में चलेगा तो x और y के इक्वेशन में आएगा। फिर रहता है y माइनस y1 अपॉन b, y1 की वैल्यू ये 2 है, और b की वैल्यू अगर बात करें तो ये b की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है। अगर हम थर्ड इसकी बात करें तो z माइनस z1 अपॉन c, z1 की वैल्यू ये 3 है यहाँ पे, और ये c की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी। समझे क्या? तो कार्टेशियन इक्वेशन के सारी चीजें थी आपके पास, बस आपको यहाँ पे डाल दो, खत्म किस्सा। अगर मैं इसी को पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने को बोलूं, मैं यही क्वेश्चन लूं और ये कार्टेशियन इक्वेशन की जगह पे क्या लिखूं, पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए मुझे, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं तो वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे इसको, कार्टेशियन नहीं बोलेंगे। वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना तो पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है, ठीक है। ये हमारा पैरामेट्रिक नहीं तो वेक्टर इक्वेशन हम बोलते हैं उसको। तो अब इसमें एक दिक्कत क्या है, आपके पास ए वेक्टर तो है, क्योंकि आप इसको आई जे के लगा के ए वेक्टर तो निकाल लोगे, मतलब आई प्लस 2j प्लस 3k ये तो आ जाएगा। सवाल सिर्फ ये बी वेक्टर का है। ये बी वेक्टर जो होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, ये पहले बता चुका हूं मैं, ये बी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, कभी भी ध्यान में रखना है चीज। तो अगर आपको बी वेक्टर चाहिए, वो पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो वो 2i प्लस 3j प्लस 7k आप लिख दो, ये डायरेक्शन रेशियोज को आई जे के लगा दो, आपको बी वेक्टर मिल जाएगा आपका। ये ऐसे मिल जाता है फिर। तो आर वेक्टर क्या मिलेगा, ये ए वेक्टर मतलब i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और ये प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट, ये बी वेक्टर ये रहेगा 2i प्लस बी 3j प्लस 7k। यहाँ पे सोचने वाली चीज ये थी कि जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो दिए जाएंगे उसके इसको अगर हमने आई जे के लगा दिया तो हमें वो बी वेक्टर मिल जाता है, जो कि हमारे लाइन को पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। समझ गया ये चीज? बहुत बड़ा है थोड़ा सा ये, लेकिन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स। तो बोथ पॉइंट का बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका, ठीक है। क्या है वो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसमें सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। ये x और y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा, सारी वैल्यूज इसमें डालो, सॉल्व करो, खत्म किस्सा, ठीक है। सर सिंपलीफिकेशन करो, हो सकता उतना। क्या क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? नो सर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये फिर वही केस हो गई, हमें कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढना है और परपेंडिकुलर वेक्टर देके रखे। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। मैंने क्या बोला था आपको, जो बी वेक्टर होता है वो लाइन का जो बी वेक्टर होता है ना, ये लाइन है उसका जो बी वेक्टर होता है ना वो पैरेलल वाला, ये बी वेक्टर जो होता है ना, इसके जो कोएफिशिएंट्स रहते, मतलब ये आई जे और के, इसके सामने जो नंबर रहेगा ना इधर, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। एबीसी का मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज होते हो। समझे क्या? समझे क्या? यस सर। क्लियर है ये टर्म? हाँ, तो आपको क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पहले देख चुके हैं। अगर इस लाइन को दो परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगी ऐसे कोई तो भी, तो इसको हम बोलते थे यम वेक्टर और यन वेक्टर, ठीक है। अगर हमें बी वेक्टर निकालना था तो हमने क्या किया था, यम वेक्टर और यन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया था। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आएगा, एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यन वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर कहलाएगा। तो आप यम वेक्टर या इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके बी वेक्टर निकालो। बी वेक्टर के जो भी कोएफिशिएंट्स रहेंगे ए बी सी, वो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे ए बी सी, फिर आप वो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो। समझे क्या? यस। समझे क्या?
तो वही करना है आपको, बेसिक सी चीजें है। तो इसने क्या किया, देखो वो जो दो वेक्टर थे, जैसे हम इसको यम वेक्टर बोलते हैं, इसको यम वेक्टर बोलते हैं, ए भी मत लो, बुक के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है। तो यम वेक्टर था और ये एन वेक्टर था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, देखो ये आ गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारा बी वेक्टर के जैसे रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन सेम है उनकी। तो ये जो है -3 ये हो जाएगा उस हिसाब से ए, ये जो 2 है ये हो जाएगा बी, और ये यहाँ पे 1 आएगा वो हो जाएगा सी। तो ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। यहाँ पे देखो -3 2 और ये 1, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और हमारा इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर दिया, मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, इस टाइप का ये वेक्टर इक्वेशन आपको दिया है, और दूसरा भी एक वेक्टर इक्वेशन दिया है, और दोनों के बीच में का एंगल पूछा है आपको। ठीक है, अब दो लाइंस है, उनके बीच में का एंगल निकालना है आपको इनडायरेक्टली। तो दो लाइंस के बीच में का एंगल आप कैसे निकालोगे, आप वेक्टर इक्वेशन से निकाल सकते हो। देखो अगर हमें दो वेक्टर्स मिल जाए, मतलब ये कोई एक लाइन का इक्वेशन है ये। अब इसमें भी थोड़ा लॉजिक एथिक्स है, बहुत बढ़िया लॉजिक है इसका। आपको दो लाइंस के बीच में का एंगल पूछा गया है, मतलब एक लाइन ऐसे दी है और दूसरी लाइन ऐसे दी है। एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। L1 का एक वेक्टर इक्वेशन है आपके पास, वो समझो R1 रहेगा, हम इसको R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा ऑफ B1 बोलेंगे, और इसका खुद का रहेगा R2 इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्बडा B2 रहेगा। खुद का इसका वेक्टर इक्वेशन है। ऐसे दोनों के इक्वेशन आपको पता है, आपके पास ये सारी वैल्यूज है, A1 की वैल्यू भी है, B1 की वैल्यू भी है, A2 की वैल्यू भी है, और B2 की वैल्यू भी है। ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है, इसके बीच में का एंगल ढूंढना है। जब भी मैं बात करता हूँ दो वेक्टर के बीच में का एंगल की, तो आपको एंगल निकालने के लिए आप आइदर क्रॉस वेक्टर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तब आपको ऐसे लिखते आता है, अगर दो वेक्टर्स है कोई तो भी, जैसे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा जो होता है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो मुझे दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल जो मिलता है वो क्या मिलता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझे? समझे क्या? लेकिन ये जो चीज थी ये वेक्टर्स के लिए थी, ये वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, हमें यहाँ पे वेक्टर नहीं दिया, हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया, हमें आर वेक्टर का इक्वेशन पता है, तो हमें आर वेक्टर से ये निकालते नहीं आएगा। हमें वेक्टर पता होने चाहिए जिनके बीच में का एंगल थीटा होता है। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क ये है कि आपको जब वेक्टर का इक्वेशन दिया जाता है उसमें आपको पता होता है कि ये B1 जो वेक्टर है ना, ये डेफिनेटली L1 लाइन को पैरेलल लाने वाली लाइन है ऐसी। ठीक है, ये B1 लाइन आएगी ऐसी, और ये B2 वेक्टर है ना, ये डेफिनेटली ये जो L2 लाइन है इसको आने वाली पैरेलल लाइन है ऐसी। अब सीधी सी बात है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितना एंगल रहेगा ये, उतना ही एंगल तो B1 और B2 के बीच में होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। समझे क्या? ये चीज समझे क्या? Yes, sir. हाँ, तो आपको यहाँ पे ये जो मैं ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, ये ए बी वेक्टर, यहाँ पे आपको बस B1 वेक्टर और B2 वेक्टर लेना है, क्योंकि दोनों के बीच में का एंगल वही आएगा जो दो लाइंस के बीच में है। तो इसको आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करो और आंसर निकालो। समझे क्या? 2 मिनट में मैं वापस आता हूँ, मतलब हम लेक्चर Okay, sir. रिकनेक्ट करेंगे। स्टॉप कर रहा हूँ, मैं मैसेज डालता हूँ तब रिकनेक्ट करना, ठीक है? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो आगे देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, दो वेक्टर्स के बीच में का आएंगे, तो
वो जो बी वेक्टर आता है, मतलब बी वेक्टर, ये पहले का बी वन वेक्टर आएगा और ये दूसरी लाइन जो रहेगी उसका बी टू वेक्टर आएगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वही एंगल आपके दो लाइंस के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये L1 रहेगी, L2 रहेंगी, इन दोनों के बीच में वही थीटा रहेगा। तो आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके उसको निकाल दो। तो ये क्या करेगा, पहले इसने देखो ये बी1 वेक्टर लिया है ऐसे और ये बी2 वेक्टर लिया है यहाँ से, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखो वो कॉस ऑफ थीटा निकालेगा। तो कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला आएगा ये बी1 वेक्टर बी2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी2 वेक्टर, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो मैंने सारी वैल्यूज लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बी1 वेक्टर डाला, ये बी2 वेक्टर डाला और इन दोनों की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट करके उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो। मतलब ये इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। इसके भी वैसे ही करने का, कोएफिशिएंट लेके फिर इसकी भी 3, इसकी भी 3, दोनों की 3 मिलती। इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 0। जब मल्टीप्लाई करोगे तब आई जे के निकाल लेना, मतलब ये 2 इंटू, ये क्या रहेगा 2 इंटू 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा माइनस 2 इंटू 2, ये रहेगा -4, ये रहेगा 1 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 2। तो ये टोटल मिला के ये 2 + 2 ये हो जाएगा 4 - 4, इसका आंसर आएगा 0। दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। और 0/9 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये जो आंसर मिला आपको कॉस ऑफ थीटा का मिला, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 रहेगी। तो दोनों दोनों वेक्टर के बीच में 90 के डिग्री का गैप है, तो दोनों लाइंस के बीच में भी 90 डिग्री का गैप होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो, शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस है तो ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, आपके उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को, मतलब कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग स्ट्रीम का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप वेक्टर्स को आप लिख लो। दोनों वेक्टर्स को लिखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है यहाँ पे कि जो उनके पोजीशंस वेक्टर होने वाले हैं, मतलब इंटरसेक्शन जो आने वाला है उनका गिवन लाइंस का, वो कैसे आएगा। मतलब हम उसको अगर आईजीके के फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर लेते पूरा का पूरा, तो दोनों लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ये जो है देखो, ये आर क्या होता है, उस लाइन पे का कोई तो भी एक पॉइंट होता है। या हम आर आर किसको लेते थे, ये जो आर वेक्टर होता है ये, और ये इसका इसका आर वेक्टर और इसका आर वेक्टर, दोनों का आर वेक्टर। तो क्या बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा कि एक लाइन है कोई तो भी जिसका इक्वेशन आपको पहले दिया जाएगा। दोनों इक्वेशन आपको देख रखे हैं, एक कोई एक लाइन है ऐसे L1 लाइन, इसका इक्वेशन है आपको R1 = A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ द B वेक्टर, B1 वेक्टर। और एक दूसरी कोई तो भी लाइन है ऐसे जाने वाली, उसका इक्वेशन आपको देके रखा है R2 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ द B2 वेक्टर, ठीक है। म्यू दिया है यहाँ पे इसलिए म्यू लिख दिया मैंने क्वेश्चन में। तो ये दोनों जो इक्वेशन है देखो, इसका भी वेक्टर आपके पास गिवन है A1 B1 A2 B2 दोनों गिवन है। तो सीधी सी बात है, इस लाइन पे कोई तो भी एक पॉइंट ऐसा होगा, मतलब ये आर वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, अनदर पॉइंट उस लाइन पे के कोई से भी, बहुत से पॉइंट्स होते हो, हर जगह पे पॉइंट्स आते हैं ना। तो हर जगह पे पॉइंट्स जो होते हैं उसको आप किसी भी पॉइंट को पी बोल सकते हो। वैसे इस लाइन पे भी कोई भी पॉइंट वो पी रहेगा जो कि लाइन पे आएगा। तो इनमें एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है देखो, ये दोनों का कॉमन है वो। मतलब इस पॉइंट का ये इक्वेशन और इस पॉइंट का ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इक्वल होने चाहिए। बिकॉज ये जो आर का जो पी पॉइंट आता है वो भी इस पॉइंट पे आ रहा है और ये आर का ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा। तो डेफिनेटली दोनों के इक्वेशन कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में ये R1 = R2 हो जाएगा। समझे क्या, समझे क्या। हेलो, नहीं समझा।
ये जो P पॉइंट होता है ना, ये R वेक्टर, ये P पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करता है कि जो उस लाइन पे कोई भी अनदर पॉइंट रहेगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो R वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दोनों का वो P पॉइंट एक ही रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों का, तो दोनों का वो रिजल्टेंट का इक्वेशन एक ही होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर दी सेम पॉइंट। तो दैट्स व्हाई मैं दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो उस केस से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो इसका आर वेक्टर था और जो इसका आर वेक्टर था, ये दोनों इक्वेट रहेंगे, बिकॉज इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट रहेगा सेम लैम्बडा की और सेम म्यू की वैल्यू को। सो हम इसको बोलेंगे कि ये पूरा इक्वेशन अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ये दूसरा वाला इक्वेशन, ये R1 R2 R3 का, ये सारे इक्वेशन इक्वल रहेंगे। अब ये पूरा कैसे सॉल्व हुआ, तो मतलब मैंने क्या किया, ये लैम्बडा को अंदर घुसाया और ये I J K को सेपरेट करके ये वेक्टर बनाया, ठीक है। ये म्यू को मैंने अंदर घुसाया, ठीक है। इसके I J के सिंप्लीफाई करके मैंने ये वेक्टर बनाया, और दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज वो दोनों इंटरसेक्ट करते एक ही पॉइंट। तो मैंने इसमें से कुछ इक्वेशंस निकाले इक्वेट करके, तो इक्वेशन को इक्वेट करके मुझे लैम्बडा के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, जैसे ये आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू को इक्वेट करेगी, ये जे की वैल्यू, ये जे की वैल्यू को इक्वेट करेगी, और ये के की वैल्यू, ये के की वैल्यू को इक्वेट करेगी। तो हमें इसमें से म्यू और लैम्बडा में कुछ रिलेशन मिलते हैं। पहला रिलेशन ये मिलता है, दूसरा रिलेशन ये मिलता है, और तीसरा रिलेशन ये मिलता है इक्वेट करने के बाद। फिर आपके पास तीन इक्वेशंस है, आप तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, तो आपके पास मैंने क्रैमर्स रूल पिछले टाइम बताया था, देखो आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, नहीं तो फिर दो कोई तो भी इक्वेशंस को लेके सॉल्व करो, आप बस लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब पहले तो ये चीज देखनी पड़ती है कि इंटरसेक्शन ईच अदर इफ दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर गिवन लाइन कंसिस्टेंट है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये कैसे समझेगा कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो वो जो डी होता है, मतलब डी, ये डिटर्मिनेंट, ये कैसे निकालना है आपको, कंसिस्टेंट चेक करने के लिए, कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो तीन इक्वेशन मिलेंगे, ये लैम्बडा का, इसके लैम्बडा का और इसके लैम्बडा का कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब 10, इसके लैम्बडा का था 1 और -1 आएगा, नहीं लैम्बडा का नहीं, पूरा सीधा लिखना है वो, हाँ ऐसे रहता है। यहाँ पे लैम्बडा का लिखो, यहाँ पे म्यू का लिखो, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर। तो लैम्बडा का देखो क्या आता है, ये 10 आता है, यहाँ पे लैम्बडा का 1 है, कोएफिशिएंट यहाँ पे लैम्बडा का 1 है, तो ये 1 1 आएगा। म्यू का जो है देखो -1 -3 -4, -1 -3 -4, और ये कांस्टेंट नंबर है जो 9 -2, और ये आगे का -3, 9 -2 -3। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 0 आया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अगर 0 नहीं आया तो बोलेंगे नॉन कंसिस्टेंट। तो अगर वो कंसिस्टेंट होंगे सिस्टम, तो लाइन का इंटरसेक्शन निकलेगा। फिर आप उनमें से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो और आप लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल के वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डाल दो, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, समझो पहले दो जो जो आसान लगते हैं उनको सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह, ठीक है। इनमें से मुझे कुछ तो भी एक लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी और म्यू की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे दो इक्वेशन में से, दो ही वेरिएबल है, सो इसलिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, बाकी चीजों की आपको जरूरत नहीं। फिर अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लेके लैम्बडा और 1 की वैल्यूज लेके सब्स्टिट्यूट कर दो आप, कोई भी इक्वेशन, मतलब उस पॉइंट के इक्वेशन में, जैसे कि ये 1 -10 का एक पॉइंट मिला है आपको, देखो इधर आपने इसमें सब्स्टिट्यूट की, मतलब ये वाले इसमें किया तो भी चलेगा पहले इक्वेशन में, और आपने दूसरे इक्वेशन में किया तो भी चलेगा। आप इधर इसमें करो या इसमें करो, आपको आंसर एक ही मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू डालना चाहूँ तो इसमें डालनी पड़ेगी, अगर मुझे म्यू की वैल्यू डालनी होगी तो इसमें डाल, ठीक है। दो जो इक्वेशन आपको दिए थे मैंने, दोनों इक्वेशन में, मतलब पहली इक्वेशन में डालो नहीं तो सेकंड इक्वेशन में डालो, किसी भी इक्वेशन में डालो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो वेक्टर मिलेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेंगे उसके, समझे क्या।
समझे क्या 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 किया मैंने? इंटरसेक्शन के लिए उनके दो इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, उसको सॉल्व किया, मुझे इक्वालिटी के हिसाब से दो दो वेरिएबल मिलेंगे लैम्बडा और म्यू, मैं उसमें से लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालेगा। अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालूं तो पहले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, एक कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दिया आपको, व्हिच आर एट द 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस पॉइंट ए, जो 3 यूनिट डिस्टेंस पे है बेस पॉइंट ए। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, अगर हम ये क्यू कोऑर्डिनेट्स को निकालें, ये हमारी लाइन है और इस पे कोई तो भी एक पॉइंट रहेगा ऐसा, कितने डिस्टेंस दूर है वो? थ्री डिस्टेंस दूर है हमारे ए पॉइंट से, ए पॉइंट हमारा लाइन पे रहेगा, ए लाइन का पॉइंट है, और यहाँ से ये क्यू पॉइंट है कोई तो भी, इसके हमें क्या देके रखा है, ये कार्टेशियन इक्वेशन मतलब देके रखा है लाइन का, वहां से उतने डिस्टेंस पे दूर है वो। तो पहले हम क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पहले ये इज इक्वल टू लैम्बडा रहेगा, कार्टेशियन इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्बडा होता है लाइन का इक्वेशन है तो ये इसमें से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि x + 1 की क्या वैल्यू मिलेगी, x की क्या वैल्यू मिलेगी, तो पहले x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, तो फिर वो लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वो जो भी लाइन पे जो पॉइंट रहता है तो वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आप क्या करोगे, x + 1/2 इसको इक्वेट करोगे लैम्बडा से, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 2 लैम्बडा मिलेगा, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिले 2 लैम्बडा -1। फिर आप क्या करोगे, इसको लैम्बडा से इक्वेट करोगे तो ये y - 2 / 3 = लैम्बडा हो जाता है, ये 3 को इधर शिफ्ट करो तो y - 2 = 3 लैम्बडा आएगा, फिर y = लैम्बडा -3 3 लैम्बडा -2 हो जाएगा। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं आपको x1 y1 z1, वो पॉइंट्स मैंने q के कोऑर्डिनेट्स बना के लिख दिए आप विद द पॉइंट ऑन द लाइन। ये कोई तो भी एक लाइन पे का एक पॉइंट रहेगा और एक 3 यूनिट डिस्टेंस दूर है कोई तो भी ए पॉइंट, समझे क्या? अब यहाँ पे ए पॉइंट बाहर दिया है और ये हमारा लाइन पे का पॉइंट क्यू है, हमने यहाँ पे क्यू लाइन पे का पॉइंट कंसीडर किया, ए पॉइंट हमने बाहर का पॉइंट कंसीडर किया, और दोनों में का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट डिस्टेंस दोनों में का गैप है। अब अगर मुझे वो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब लैम्बडा कितना आएगा, तो क्या करेंगे, तो 2 पॉइंट में का डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज करो, मतलब दो दो पॉइंट, मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऐसे यूज करते थे ना, मतलब ये लाइन पे का एक क्यू पॉइंट है ये, और ये बाहर का ए पॉइंट है, ये क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब ये सारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स है देखो ये, और ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है तुमको, 1 -1 -2 और 3, और ये डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो तुम यहाँ पे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, इसको बोलेंगे x1 y1 z1, और इसको बोलेंगे x2 y2 z2, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आप ये इसके वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इसके वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये टर्म मिलेगी, क्योंकि वो -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस माइनस कर रहे हैं, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाती है इधर के इसके एक ही, तो वो आपको ये टर्म मिलेगी, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने निकाल के दिखाया, तो ये डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन करो, आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें से लैम्बडा की वैल्यू आइदर -3/7 मिलती है या +3/7 मिलती है, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पे अगर एक बार आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल गई तो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि ये क्यू पॉइंट जो था उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे इसमें लैम्बडा की बस दिक्कत थी आपको, आपने एक बार लैम्बडा निकाल लिया तो एक बार -3/4 इसमें डालो, इसमें डालो, तो आपको एक क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो ये मिलेंगे, ठीक है। एक बार आप 3/7 डालो इसमें लैम्बडा की जगह पे,
आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो आपको दो दो जगह पे मिलेगा, इससे डालेंगे तो ये मिलेगा, और 3/7 डालोगे तो ये मिलेगा। समझा? रुकते हैं हम यहाँ पे आज।